हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड मैपिंग, जो कि एटलस के द्वारा कर रहे थे, क्योंकि आप सभी के पास एटलस तो होता है, परंतु आप लोगों को एटलस में जो छोटी छोटी लोकेशन को सर्च करना होता है, जो छोटी छोटी लोकेशन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन उसकी एक्चुअल लोकेशन नहीं पता चल पाती, क्योंकि एटलस के बस आप पेज पलटते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या सही तरीका होता है, मेथड क्या होता है, वो चीजें आज हम यहाँ पे क्लास में सीखेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया, बहुत ही बेहतरीन सीरीज के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हर चीज को। साथ में हमने साउथ अमेरिका को भी कंप्लीट कर लिया है। उसकी सारी क्लासेज आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। टोटल 7 क्लासेज है, 5 क्लासेज नॉर्थ अमेरिका पे है और 2 क्लासेस साउथ अमेरिका में है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका भी हमारा 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 7 जो कॉन्टिनेंट है उनको कंप्लीट करेंगे और होली से पहले पहले कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। और परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और आप लोग भी एटलस ले लीजिए, अपने पास बैठ जाइए, एटलस लेके एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ में आप एक पेन और मार्कर भी लेकर बैठ जाइए, जिस तरीके से हम अपने एटलस की हर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सामान को लेकर शुरू करते हैं। और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देता हूं टेलीग्राम चैनल पे। कल ही मैंने साउथ अमेरिका की भी दी है। इसकी मतलब मैप की नहीं कह रहा हूं, मैप के साथ जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, कि मैं जो एटलस के मैंने नोट्स बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स की कहाँ पे क्या क्या चीजों को कैसे पढ़ना होता है, वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों अफ्रीका का एक पॉलिटिकल मैप दिख रहा है, ठीक है। अफ्रीका का एक पॉलिटिकल मैप दिख रहा है और इस मैप में अगर हमें एंट्री करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे पास 2 से 3 रूट होते हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। एक रूट तो हमारे पास ये होता है कि हम मोरक्को से शुरू करके वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, इस तरीके से इधर के छोटे छोटे देशों को कवर करते हुए हम यहाँ तक आ जाए। दूसरा रूट हमारे पास यहाँ से होता है कि हम इसी मोरक्को, अल्जीरिया से होते हुए कुछ इस तरीके से हम बाहर के तटीय क्षेत्रों की तरफ से रूट फॉलो करते हुए आ सकते हैं यहाँ अफ्रीका तक। क्योंकि आपको भी मेरे पढ़ाने का तरीका पता है कि मैं पहले कोस्टल एरिया को कवर करता हूँ और साथ में उसमें जो जो चीजें होती हैं, पर्वत, पठार, नदी, घाटी, झीलें, तालाब, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। तो पहले कोस्टल रीजन से हमें पता चल जाता है कि हम अफ्रीका के या किसी भी महाद्वीप के किन क्षेत्रों को सही तरीके से पढ़ेंगे। 2 रूट हो गए। तीसरा रूट आपका हो सकता है जहां पे इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, डोमिनिकन, जाम्बिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, इस तरीके से हो सकता है। तो आप देखोगे कि 3 ऐसे रूट होते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हम पहले रूट को फॉलो करेंगे। पहला रूट हमारा ये वाला रहेगा। कौन सा रहेगा पहला रूट? हमारा पहला रूट मोरक्को रहेगा, क्योंकि हम पहले कोस्टल रीजन को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि कोस्टल रीजन में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी चीजें कवर हो जाए। तो इससे पहले मैं आपको आपके वर्ल्ड मैप पर लेकर चलना चाहूंगा, जिसमें आप देखोगे पेज नंबर 98 या 100 के आसपास, जहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड एटलस का। क्योंकि पहले आपको अफ्रीका के आसपास की सारी लोकेशन पता होनी चाहिए, ताकि जब आप पढ़ो तो उसको चीजों को समझ पाओ। तो आप भी आ जाइए अपने इस वर्ल्ड मैप पर, जो कि पेज नंबर 100 के आसपास होगा आपके एटलस में। अगर आप वहां पे आ चुके हैं, जल्दी से पहुंच जाइए। 100 होगा, चाहे फिर 97 या 98 पेज नंबर के आसपास, या 100, 101 पे होगा। और जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको एक वर्ल्ड का मैप दिखेगा, जिसमें आप देखोगे कि आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कॉन्टिनेंट दिखेंगे। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास की सराउंडिंग लोकेशन क्या है? तो अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न में, तो आपको साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा और ऊपर आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। इट मींस कि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी मिलेगा, मोरक्को वगैरह वेस्टर्न सहारा के पार्ट में, और साथ में साउथ अटलांटिक ओशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं राइट साइड में मेडागास्कर के आसपास, तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको लाल सागर भी देखने को मिलेगा, रेड सी। अगर मैं और जूम कर दूं तो यहाँ पे आपके आसपास कुछ रेड सी देखने को मिलेगा, इधर अरेबियन सी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके नॉर्थ टिप पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा।
आप इस तरीके से इसमें देख सकते हो, इस मैप में भी, कि यहाँ पे इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, यहाँ साउथ अटलांटिक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, और यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसके नॉर्थ वाले पॉइंट पे मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपने देखा कि कहीं ना कहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपके 4 महासागरों से घिरा हुआ है। एक तो आपका नॉर्थ में मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है, ईस्ट में आपके रेड सी और अरेबियन सी देखने को मिलता है, या साउथ ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, और साथ में आप देखोगे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन मिलेगा, और साउथ वेस्ट में देखोगे तो साउथ अटलांटिक ओशन भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख आपके महासागर हैं जहां बीच में आपको देखने को मिलता है क्या, मेडिटेरियन वगैरह, ईस्ट, ये सारी चीजें, और साउथ अफ्रीका का मैप। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो लाइन है जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री आपकी कर्क रेखा, जो सॉरी भूमध्य रेखा होती है, ये आपस में इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास कटती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, जो कि हम गिनी की खाड़ी में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप पे। आ जाइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। वर्ल्ड मैप को दिखाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए कि हम अफ्रीका के आसपास की कौन सी लोकेशन के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे देख भी पाओगे रेड सी यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि मैं बोलने की कोशिश भी करूंगा और चीजों को लोकेट करने की कोशिश भी करूंगा। अगर कहीं कहीं पे हो सकता है आपको चीजें न दिखे तो कम से कम आप अपने एटलस में जरूर देखते रहना, क्योंकि मेरी इमेजेस जो है कि थोड़ी सी डल हो सकती है, आपके लिए हो सकता है कम दिख रहा हो। अब यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी के पास जो भी देश देखने को मिलेंगे उन सभी की जलवायु मुख्य रूप से मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आती है। यानी अगर आप देखोगे कि मोरक्को को अगर मैं कमेंट करूं, जैसे मोरक्को की तो पहले आपको राजधानी पता होनी चाहिए, क्योंकि आरओ एग्जाम्स में आपने देखा अफ्रीका की जो मिड अफ्रीका के कंट्रीज थी उनकी सीधे सीधे कैपिटल थी वो मिलान करने के लिए आ गई थी। और यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जाता है। तो मोरक्को की राजधानी राबात होती है, अल्जीरिया की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो अल्जीयर्स होती है, और ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करूंगा तो ट्यूनिस होती है। ये तीनों जो है कि राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि इन तीनों ही देशों की अगर मैं बात करूं, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, तो ये मुख्य रूप से इनका जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला जो तटीय क्षेत्र होता है, ये आपके भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहीं पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। ये पूरी लोकेशन आपको मेडिटेरियन सी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रहने वाले जो प्रदेश है या यहाँ पर जो कोस्टल रीजन है, इनकी जो लोकेशन होगी या इनकी जो जलवायु होगी, क्लाइमेट होगा, ये मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ पे एक समुदाय रहता है जिसको बर्बर समुदाय कहते हैं, और इसलिए इन तीनों ही राज्यों को हम बर्बर स्टेट्स के रूप से भी जानते हैं। तो आप जरा यहाँ पे इस तरीके से आप हेडिंग करके या कुछ पॉइंट करके यहाँ पे लिख सकते हो अपने पेन के माध्यम से, बर्बर समुदाय यहाँ पे रहता है। ठीक है, हालांकि मैं नोट्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप अगर मैप में भी कुछ ना कुछ लिखते चलोगे तो आइडिया आपको और बेहतर होगा। और जो लोग पहली क्लास देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ो, साउथ अमेरिका पढ़ो, फिर आके आप अफ्रीका पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बर्बर समुदाय यहाँ पे रहता है और इसी वजह से इसको बर्बर राज्य या बर्बर स्टेट्स भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्बर स्टेट्स या बर्बर राज्य भी कह दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि यहीं पर अगर आप फिजिकल मैप में आप देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि जहां मेरे को जरूरत रहेगी एटलस मतलब कि फिजिकल मैप की या वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की, तो वहां पे मैं आपको बताते चलूंगा। हालांकि आपके पास तो मैप है, आप लेफ्ट और राइट ही तो बस आपको देखना है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताते हुए चलूं कि एटलस माउंटेन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, एटलस माउंटेन की, तो उसका विस्तार आपको इन तीनों ही राज्यों में देखने को मिलता है। एटलस माउंटेन आप देखोगे कि यहाँ पे आपको हाई एटलस देखने को मिल रहा है, एंटी एटलस देखने को मिल रहा है, सहारन एटलस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो एटलस का विस्तार है वो इन तीनों ही देशों के बीच में है। तो कौन कौन से देश हो गए? एक तो आप मोरक्को लिख सकते हो इस तरीके से, प्लस लगा के आप अल्जीरिया लिख सकते हो AL, और प्लस लगा के आप ट्यूनीशिया लिख सकते हो TU। यानी इन तीनों ही देशों में आपको एटलस का विस्तार देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर और भी देशों में इसका विस्तार है कि नहीं, जैसे कई लोगों को लगता है कि वेस्टर्न सहारा में है या मॉरिटानिया में है। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि यह अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। आप इसको यहाँ पे एक और हाईलाइट पॉइंट कर सकते हो कि
एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत। इसके पीछे की मैं कहानी बताना चाहूंगा आपको। क्या है कहानी? एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत। आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हो छोटा छोटा। हालांकि मैंने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नोट्स के साथ अपने मैप को भी भेजा था, और वहां से आप सीख सकते हो कि किस तरीके से मैंने छोटी छोटी चीजों को पूरे मैप में जितनी भी जगह होती है वो मैं कैसे लिखता था, जिससे आप भी उस तरीके की चीजों को लिख पाओगे। अब देखिए, मोड़दार पर्वत की जो कहानी होती है वो नवीन मोड़दार पर्वत जो होते हैं जिसमें प्लेटों के टकराव होने से, अभिसारी संचलन होने से उनका निर्माण होता है। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ये बहुत ही पुरानी भूमि मानी जाती है, यानी कि बहुत ही पुरानी जमीन या कॉन्टिनेंट माना जाता है, जहां पे मुख्य रूप से जितने भी पर्वत देखने को मिलेंगे सब प्राचीन पर्वत देखने को मिलेंगे, घर्षित पर्वत देखने को मिलेंगे, ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेंगे, रेजिड्यूसरी पर्वत देखने को मिलेंगे। परंतु मोड़दार पर्वत की कहानी इसमें कम है। जैसे साउथ अमेरिका में आपने एंडीज को देखा, नॉर्थ अमेरिका में आपने रॉकी को देखा और कैस्केड रेंज को देखा, कोस्ट रेंज को देखा, एशिया में आप अपने हिमालय को देख सकते हो। ये सब नवीन मोड़दार पर्वत है। अब यहाँ पे नवीन मोड़दार क्या होते हैं, भ्रंशित पर्वत क्या होते हैं, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को देख सकते हो, जिसको मैंने कल से ही शुरू किया है, जो पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके मेंस ओरिएंटेड है, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा चला रहा हूं मैं। आप उसे देख सकते हो प्लेलिस्ट में। कल पहली क्लास आई है, आज शाम में दूसरी क्लास आएगी, और 2-3 दिन बाद में इकोनॉमिक्स की भी क्लास को शुरू कर दूंगा। तो आप उसे देख सकते हो, जहां पे पर्वतों के बारे में और जानकारी समझ में आएगी, ओरिगेनी जिसे हम कहते हैं। आइए टॉपिक पर आते हैं। एटलस पर्वत की हम बात कर रहे थे कि ये आपके मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में विस्तारित है, और साथ में अगर मैं कहूं तो ये अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में बहुत सारे पर्वत देखे जाते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो केवल एकमात्र है नवीन मोड़दार पर्वत? और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर आप देखोगे उसे हम हाई एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम हाई एटलस कहते हैं, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला होती है। आपको दिख भी रहा होगा आपके मैप में हाई एटलस। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी अगर देखोगे आप, जो मतलब पर्वत श्रृंखला तो हाई एटलस हो गई, ठीक है, या उसे ग्रेट एटलस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम उसे? ग्रेट एटलस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है, जैसे हिमालय को हम कहते हैं 3 भाग में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इन हिमालयों की सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट एवरेस्ट, फिर केटू, कंचनजंगा, गार्डविन आस्टीन, ये सब अलग अलग चोटियां हैं। ठीक उसी प्रकार से माउंट एटलस, मतलब एटलस जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट टॉबकल। क्या होती है? माउंट टॉबकल जो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है, और ये मोरक्को में स्थित है। आप यहां पर देख भी पाओगे, मैंने तो खैर मैप में थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे आप देखोगे हाई एटलस के साइड में ही लिखा होगा माउंट टॉबकल। अगर मैं इसकी बात लिखूं तो इसको आप लिख सकते हो कि ये हाईएस्ट पीक है, यानी हाईएस्ट पीक इट मींस कि यहाँ पे ये हाईएस्ट चोटी हो गई। और इसका जो विस्तार है, या यूं कहें कि ये किस में अवस्थित है, तो मुख्य रूप से ये मोरक्को देश में अवस्थित है। ये भी मिलान करने के लिए आता है कि भाई एटलस पर्वत किस राज्यों में है, तो हमने बताया मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला उसे हम हाई एटलस कहते हैं। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो चोटी आपकी माउंट टॉबकल होती है। और माउंट टॉबकल मुख्य रूप से आपको मोरक्को में देखने को मिलती है, या फिर अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। वहीं अगर आप ट्यूनीशिया का क्षेत्र देखोगे या फिर लीबिया का क्षेत्र देखोगे, जिसकी राजधानी आपको त्रिपोली देखने को मिलेगी, लीबिया, ये सारा जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र खनिज तेल का भंडार है, और उत्पादन की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो इसका ट्यूनीशिया का, लीबिया का ये जो तटीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है, इस तटीय क्षेत्र में आप लिख सकते हो कि ये जो तटीय क्षेत्र है ये खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब एक बात आपसे पूछूंगा मैं, आपने इंडिया में भी पढ़ा होगा, मुंबई हाई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, या फिर तमिलनाडु में देखोगे, कर्नाटक में देखोगे, बहुत सारे आपको खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्र मिलते हैं। और इसी तरीके से आपने नॉर्थ अमेरिका को भी देखा था, साउथ अमेरिका में भी। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि अफ्रीका में भी आप देख रहे हो कि जितने भी कोस्टल रीजन है वहां पे कहीं ना कहीं प्रमुख खनिज तेल भंडार देखने को मिलते हैं। तो जितने भी कोस्टल रीजन है वहीं तो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? खनिज तेलों का भंडार, जो कि एक बाउंड्री लाइन पे, यानी जो आपका कोस्टल रीजन होता है वहां देखने को मिलता है। हालांकि ट्यूनीशिया या ट्यूनिस, अगर मैं कहूं इसकी राजधानी की बात करूं, ट्यूनिस और त्रिपोली जो कि खनिज तेल के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब ट्यूनिस क्या है? ये ट्यूनीशिया की राजधानी होती ये रही, और त्रिपोली क्या है? ये लीबिया की राजधानी है। राजधानी भी आपको याद करते हुए चलनी है, तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र हैं। किस चीज के हैं?
ये खनिज ऑयल के हैं, यानी कि खनिज तेल के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और त्रिपोली के समीप अवस्थित अल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान भी माना जाता है। अल अजीजिया अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा तो नहीं, पॉलिटिकल मैप में भी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको त्रिपोली राजधानी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको, तो अगर आपको त्रिपोली राजधानी देखने को मिल रही है यहीं पे, तो यहीं पे कहीं छोटा सा पॉइंट इंडिकेट करके, ध्यान देना कि समुद्र में नहीं है, ये कोस्टल रीजन पे है, यहीं पर आप इस तरीके से अल अजीजिया लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अल अजीजिया, ठीक है। और ये अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, ठीक है। ये क्या माना जाएगा? अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान माना जाएगा। जैसे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में गर्म स्थान डेथ वैली दिखा दिया था, गहरा स्थान भी था, इस तरीके से। और भूमध्य सागर के तट पर, हालांकि यहां तक आपने लिख लिया होगा, अल अजीजिया के बारे में आइडेंटिटी मिल चुकी होगी आपको कि कहां पर लिखना है, आपको त्रिपोली के समीप ही लिखना है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे, भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित एक अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अलेक्जेंड्रिया आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बता देता हूं कहां पे देखने को मिलेगा। आपको नहीं मिला, आपको देखने को मिलेगा ये इजिप्ट यानी मिस्र के पास, यहां पर देखने को मिलेगा अलेक्जेंड्रिया। ये देखने को मिल गया अलेक्जेंड्रिया। और ये अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह देखने को मिलता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि कई बार बंदरगाह भी मिलान करने को आता है, यूपी पीसीएस भी पूछता है, और आरओ एग्जाम ने रॉटरडम को पूछा था, राइन नदी के तट पर, ये भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। उसी तरीके से ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इजिप्ट में इसी क्षेत्र में आपको नील नदी देखने को मिलती है, और नील नदी का डेल्टा के समीप होने की वजह से इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि अफ्रीका का मैक्सिमम निर्यात यहीं से होता है। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में आपका जो मुंबई एयरपोर्ट है, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट नहीं, मुंबई बंदरगाह जो है वो बहुत ही बिजी, बहुत व्यस्त बंदरगाह है, और वहां पे सबसे अधिक जनसंख्या भी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जहां पर बिजनेस की संभावनाएं होती हैं, व्यवसाय की संभावनाएं होती है, वहां पे जनसंख्या का भी निवास सबसे अधिक होता है। तो ठीक इसी तरीके से आप देखोगे कि अफ्रीका की जो राजधानी है कायरो, कायरो भी कह सकते हो, साइरो भी कह सकते हो, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है ये, क्या? आपका अलेक्जेंड्रिया। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सर्वाधिक जनसंख्या का देश है। कौन सा? मतलब सर्वाधिक जनसंख्या का जो राज्य है, कौन सा? कायरो, इजिप्ट की राजधानी है, जो कि इजिप्ट के अंतर्गत है। और वहीं अलेक्जेंड्रिया सेकंड नंबर पे जो है कि मोस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलेशन वाला क्षेत्र या कोस्टल रीजन कह सकते हो आप। अब यहां पर बात आती है कि क्यों इस क्षेत्र में इतनी अधिक जनसंख्या का विस्तार देखने को मिलता है। तो पहली चीज आप देखोगे कि नील नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है कायरो, इजिप्ट की राजधानी होने के साथ अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी शहर है। तो आप ये देखोगे, आपके मैप में अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉलिटिकल मैप में भी देखोगे, फिजिकल में भी देखोगे, तो डेल्टा ऑफ नाइल लिखा होगा, यानी कि डेल्टा ऑफ नील नदी। ये जो नील नदी है ये कहीं ना कहीं आ रही है, इस तरीके से आ रही है, हालांकि आपके मैप में देखने को मिलेगा। तो ये डेल्टा बना रही है यहाँ पे नील नदी के रूप में, और ये सबसे बड़ा डेल्टा होता है अफ्रीका के साथ साथ जो है कि, तो यहाँ पर कायरो आपको राजधानी देखने को मिलेगी, जो कि डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, और इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा डेल्टा ऑफ नील के अंतर्गत, तो ये नदी जो नील नदी का जो बेसिन है, ये चावल कपास की कृषि की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पे दो फसलों का सबसे अधिक उत्पादन होता है, एक तो होता है चावल का और दूसरा होता है आपका कपास का, ठीक है। इन दोनों की कृषि जो है कि बहुत अधिक होती है। जैसे आप देखोगे कि सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा है, ये आपके बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पे बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी चावल और जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जहां पे डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, वहां पे उपजाऊ भूमि अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी फसल हो जाती है। तो आप देखोगे कि चावल और कपास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए आप देखोगे कि जो कायरो है, ये यहाँ पे चावल के उत्पादन के साथ साथ वस्त्र उद्योग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चावल का व्यापार तो कर ही रहे हैं ये लोग यहाँ पे चावल को क्या कर रहे हैं, निर्यात तो कर ही रहे हैं, लेकिन कपास को थोड़े निर्यात कर रहे हैं। कपास से क्या कर रहे हैं, ये वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे वस्त्र इंडस्ट्री यानी कि फैशन इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अलेक्जेंड्रिया चावल वस्त्र निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाता है, क्योंकि कायरो में प्रोडक्शन हो रहा है सबसे अधिक, लेकिन इस प्रोडक्शन को सेल आउट करने के लिए आपको जो बंदरगाह चाहिए वो है आपका अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। और इस अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह से आपको चावल का निर्यात देखने को मिलता है और वस्त्रों का निर्यात भी देखने को
मिल जाता है। तो इसलिए अलेक्जेंड्रिया अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। जिस तरीके से रॉटरडम को पूछा जाता है कई बार यूरोप के अंतर्गत या एशिया के अंतर्गत बहुत सारे आपको कोस्टल रीजन पे बंदरगाह देखने को मिलेंगे, वैसे ये भी। अब यहां पर आपको एक स्थमस दिखाने की मैं बात करूंगा। स्थमस का मतलब होता है स्थल संधि। अगर मैं स्थल संधि की बात करूं तो अच्छा आपको पता होगा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि जो जल संधि होती है, ठीक है, जो हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, जल संधि की बात करते हैं, चैनल की बात करते हैं, ये क्या करती है, ये मुख्य रूप से जो है कि दो जल बॉडीज को यानी कि वाटर बॉडीज को आपस में तो जोड़ती है। ये वेस्ट बंगाल ने लिखा है, ये लिखा है WB का मतलब वाटर बॉडीज। ये आपस में वाटर बॉडीज को तो जोड़ती है, परंतु ये क्या करती है, स्थल खंडों को अलग करती है। किसकी विशेषता है ये आपकी जल संधियों की विशेषता है कि वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ेगी और स्थल खंड को क्या करेगी, आपस में अलग कर देगी। लेकिन अगर मैं कहूं स्थल संधि, ध्यान देना, स्थल संधि क्या है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्थमस, ISTHUMUS। आप इस तरीके से लिख सकते हो। स्थल संधि का मतलब जिस तरीके से जल संधि दो जल को आपस में जोड़ रही थी, वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रही है, ठीक उसी प्रकार से जो स्थल संधि है वो कहीं ना कहीं दो लैंड को, दो भूमि को, दो जमीन को आपस में जोड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक तरीके से नहर जाती है, छोटे छोटे डॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे पोर्ट सईद लिखा होगा, कहाँ पे, डेल्टा ऑफ नील के पास पोर्ट सईद लिखा होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो राजधानी है या इसके बाद का जो क्षेत्र है ये इस तरीके से आपका अलग हो गया है। किससे हो गया है, एक तरीके से अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया है, लेकिन है ये अफ्रीका का ही पार्ट। और इधर आपको देखने को मिलेगा अरब प्रायद्वीप। क्या देखने को मिलेगा, अरब प्रायद्वीप। और इधर क्या देखने को मिल रहा है, अफ्रीका प्रायद्वीप। तो अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को आपस में जोड़ने वाले पार्ट को स्थल संधि कहते हैं और इसी को स्थमस भी कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा कह सकते हैं हम, सिनाई प्रायद्वीप। यानी इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिनाई प्रायद्वीप कहाँ का उदाहरण है तो आपको यही दिखाना है। इस तरीके से आप इसको ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस क्षेत्र में सिनाई प्रायद्वीप जो कि कायरो का या यूं कहें कि इजिप्ट का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जो जल संधि है, जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। ये जो अरब देश देखने को मिल रहे हैं ये असल में अरब किस में आते हैं, एशिया महाद्वीप में तो आते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सिनाई प्रायद्वीप आपको अरब और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ते हैं। तो क्लियर हो गई बात सिनाई प्रायद्वीप के बारे में कि क्या लिखना चाह रहा है आपको, मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं कि सिनाई प्रायद्वीप को आप लिखो इस तरीके से, एक तरफ लिख दो आप अफ्रीका और एक तरफ आप लिख दो एशिया। ठीक है, इन दोनों महाद्वीपों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे वाटर बॉडीज कनेक्ट करती है वाटर बॉडीज को, जल संधियां वैसे ये करती है। यह एक हॉर्स्ट पर्वत का भी उदाहरण है। हॉर्स्ट पर्वत, ये वाला जो रीजन होता है यह एक हॉर्स्ट पर्वत का भी उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, हॉर्स्ट पर्वत का भी उदाहरण होता है। इसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियां अर्थात ग्रैबन का संबंध स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी से संबंधित है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, तो इसे मैंने क्यों हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण बताया, क्यों मैंने बताया, तो यहाँ पे समझ लो जो हॉर्स्ट पर्वत की विशेषता होती है, एक ऐसा पर्वत होता है जिसके दोनों तरफ घाटियां देखने को मिलती हैं। और ये आपके मैप में रेड कलर की जो है कि कुछ लाइन दिख रही होगी इस तरीके से, यहाँ भी दिख रही होगी और इस तरीके से यहाँ भी दिख रही होगी। ये जो रेड कलर की लाइन है ये घाटी को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रही है, घाटी को। और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है जिसको हम लोग सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जान रहे हैं, यही आपका हॉर्स्ट पर्वत की तरह काम करेगा। क्यों कर रहा है काम हॉर्स्ट पर्वत की तरह, क्योंकि हॉर्स्ट पर्वत की जो विशेषता होती है उसके दोनों तरफ क्या होती है, घाटियां देखने को मिलती है, भ्रंश घाटियां, या जिसे हम कह सकते हैं इस तरीके से ग्रैबन भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रैबन भी कह सकते हैं या गैबन भी आप कह सकते हो। ठीक है, ग्रैबन इसे हम कहते हैं, गैबन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो खाड़ियों का संबंध है वो कहीं ना कहीं एक स्वेज की खाड़ी है और एक अकाबा की खाड़ी है। अब यहां पर आपको बहुत छोटी सी लोकेशन देखने को मिल रही होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा अपने पेन से, ये वाला जो बॉर्डर बॉडीज आपको देखने को मिली जहां पे मैं रेड कलर का मार्क चला रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि अकाबा की खाड़ी, किसकी खाड़ी है ये, अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा खाड़ी लिख सकते हो। और इसके नीचे आप ब्रैकेट में जरा लिख देना कि इसका संबंध एशिया महाद्वीप से संबंधित है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप के तट पे है और इसलिए इसका संबंध एशिया महाद्वीप से है। लेकिन एक दूसरी लाइन में आपको इंडिकेट कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा भी होगा आपके मैप में, गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, ये वाली जो लाइन इंडिकेट कर रहा हूं इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये स्वेज की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है,
ये स्वेज खाड़ी है और ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कई बार बच्चों को नहीं पता होता है एस्पिरेंट को कि अकाबा खाड़ी कहाँ पे होती है, और कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि अकाबा खाड़ी पूरे एटलस में कहीं लिखी नहीं है। आपके खुद एटलस में अकाबा खाड़ी नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि गल्फ ऑफ स्वेज देखने को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ स्वेज यानी स्वेज की खाड़ी को तो आप लिख सकते हो कि यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में आती है, जबकि अकाबा जो खाड़ी है वो आपके एशिया महाद्वीप में आती है। कहां आती है? एशिया महाद्वीप में आती है। अब जरा हम और आगे बात करें कि स्वेज नहर भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। स्वेज कनाल आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, स्वेज कनाल आपको दिख रहा है। अच्छा, कनाल का हम निर्माण क्यों करते हैं? यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, स्वेज कनाल आपको दिख रहा होगा। हम किसी भी कनाल का निर्माण इसलिए करते हैं कि जब दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करना हो। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कहां पे कनाल को देखा था? देखा होगा आप लोगों ने, पनामा कनाल को देखा होगा, जहां पे एक तरफ पोलैंड बंदरगाह था, दूसरी तरफ पनामा शहर था, और गल्फ ऑफ पनामा को जोड़ रहे थे हम कैरिबियन सी से। याद आया कुछ? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैंने आपको पढ़ाया था। या फिर सू कैनाल को देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, सुपीरियर झील किस तरीके से ह्यूरॉन झील से आपस में कनेक्ट होती है, फिर मिशिगन में एंट्री करते हैं। याद आ गया कुछ? तो इस तरीके से जो स्वेज कैनाल है, ये आपको किनको जोड़ेगी? भूमध्य सागर को लाल सागर से। यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है। रेड सी मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ देता है स्वेज नहर। ये इसकी इंपॉर्टेंस है स्वेज नहर, और बहुत सारी चर्चा में रहती है हमेशा स्वेज नहर, इसलिए मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। और इस नहर के समीप ही आपको पोर्ट सईद और स्वेज खाड़ी के समीप पोर्ट स्वेज देखने को मिलेगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप अपने पॉलिटिकल मैप में भी देख सकते हो इस तरीके से। आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा पॉलिटिकल मैप में। तो मैंने क्या बताया कि ये जो मेडिटेरियन सी है और ये जो आपका रेड सी है, ये आपके यहाँ पे स्थित एक स्वेज कैनाल थी, उसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं। लेकिन उस कैनाल के, अगर आप इस पॉइंट को देख रहे होगे, आपके यहाँ पे दो बॉर्डर इस तरीके से रेड कलर के दिखाए जा रहे होंगे, डॉट दिखाए जा रहे होंगे। तो इस पे आप देखोगे मेडिटेरियन सी में तो आपको पोर्ट सईद देखने को मिलता है, और जो यहाँ पे इस पॉइंट को देखोगे साउथ में, यानी कि गल्फ ऑफ स्वेज की खाड़ी में, तो यहाँ पर पॉइंट तो नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर भी एक पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है, SUEZ। ठीक है, पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद आपको ऊपर देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी में, और पोर्ट स्वेज देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ स्वेज जिसे हम कहते हैं, या रेड सी में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप इसको और भी क्लियर देखना चाहो तो आप अपने फिजिकल मैप में आ जाओ जरा एक बार, और फिजिकल मैप में यहाँ नीचे आप एक लोकेशन देख रहे होगे, स्वेज कैनाल के नाम से दिखा रहा होगा, दिखा रहा है आपको। इस लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे स्वेज कैनाल के नाम से। ये स्वेज कैनाल की विशेषता क्या दिखा रहा है? यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा ऊपर, यहीं पर आपको पोर्ट सईद देखने को मिलेगा, और इसी पोर्ट सईद के नीचे आपको यहाँ पे स्वेज पोर्ट देखने को मिलेगा नीचे साइड में। कहां पर देखने को मिलेगा? जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पोर्ट स्वेज देखने को मिलेगा, और इसी के बगल में आपको गल्फ ऑफ स्वेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे आपको मैं ये विशेषता भी बताता हूं, क्योंकि यूपीएससी ने इस पे सीधे प्रश्न पूछ लिया था, क्रमबद्ध तरीके से पूछा था कि किस तरीके से आप जब लाल सागर से मेडिटेरियन सी में जा रहे हो, या मेडिटेरियन सी से आप लाल सागर में आ रहे हो, तो यहाँ पे जो कनाल देखने को मिलती है, नहरों का जो क्रम देखने को मिलता है, झीलों का जो क्रम देखने को मिलता है, वो क्रम वाइज क्या होती है? तो आप देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे पोर्ट सईद देखने को मिला, इसके बाद आप देखोगे लेक टिम्सा देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे लेक ग्रेट बिटर देखने को मिलेगी, और लेक जो लिटिल बिटर है ये देखने को मिलेगी। तो ये इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, यानी कि लेक टिम्सा, लेक ग्रेट बिटर और लेक लिटिल बिटर, ये तीन अलग अलग झीलें भी है। हालांकि एक और झील होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, दोबारा आते हैं यहाँ पे मैप में आ जाओ आप, हालांकि आप मैप पर ही हो। ठीक है, तो यहाँ की विशेषता आपने काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझ ली। जरा 4-5 विशेषताओं को रिवाइज कराया तो मैं, कि सबसे पहले यहाँ पे आपने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट देख लिया, जो कि बंदरगाह था वस्त्र और चावल के निर्यात के लिए। वहीं आपने ये इस्थमस को देखा, सिनाई प्रायद्वीप के नाम से, जो एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है। इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे अक्काबा की खाड़ी देख ली थी, और इस पॉइंट पे आपने स्वेज की खाड़ी देखी। ये जो खाड़ियां थी, ये मुख्य रूप से क्या कर रही थी? यहाँ पे एक कनाल भी देखने को मिलती है आपको इस वाले पॉइंट पे, कनाल जिसको हम लोग स्वेज नहर के रूप में जानते हैं, जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर रही थी। और इस स्वेज कनाल के टॉप पर मेडिटेरियन सी में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपने देखा कि पोर्ट सईद देखने को मिला था। कौन सा पोर्ट सईद देखने को मिला था? पोर्ट सईद। और साउथ वाले पॉइंट में, यानी कि रेड सी के या गल्फ ऑफ स्वेज के तट पे देखोगे तो यहां पे मैंने आपको बताया पोर्ट स्वेज देखने को मिला। तो ये 3-4 पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट थे लोकेशन, तो ये आपको ध्यान रखनी है।
और इसकी सबसे एक और इम्पॉर्टेंट मैं विशेषता अगर आपको बताना चाहूं, हालांकि कुछ चीजों को केवल बस आपको सुनना होता है, समझना होता है। आप यहां पर खड़े हैं कहां पे, इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन के पास आपको याद रखना होगा कि इस तरफ कुछ आपका भारत भी है, जहां पे अरब प्रायद्वीप भी देखने को मिलता है, यानी अरब का जो महासागर, अरब सागर, वो भी देखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उत्तरी हिंद महासागर से, यानी कि नॉर्थ हिंद महासागर से उत्तरी अटलांटिक, जो कि आपका मेडिटेरियन सी का पार्ट है, और मेडिटेरियन सी से जिब्राल्टर जसंधि को बाहर निकालते हुए आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आ सकते हो। यहां पे समुद्री दूरी भी अब कम हो चुकी है। पहले क्या होता था, पहले अगर आप देखोगे कि मैं वर्ल्ड मैप पर लेकर चलना चाहूंगा आपको, आप भी पहुंच सकते हो वहां पे पेज नंबर 100 के आसपास, कि पहले अगर भारत को कोई भी व्यापार करना होता था इस वाले क्षेत्र से, तो वो क्या करता था, पूरा का पूरा जो है कि हिंद महासागर को क्रॉस करने के बाद, साउथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के बाद, और फिर वो यहां पे आता था नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, यूरोप के पास आता था। यानी बहुत ही एक लंबी दूरी तय करते थे। कितनी लंबी दूरी, जिस तरीके से अमेरिका के इस कोस्टल रीजन से अगर कोई व्यापार करना होता तो साउथ अमेरिका को पूरा क्रॉस करने के बाद ही ये लोग पहुंचते थे कहां पे, यूरोप के देशों में। ठीक है, यूरोप बहुत डेवलप कंट्रीज है, तो वहां से हमारा व्यापार अक्सर होता है। तो दोनों ही जगह का रास्ता समाधान निकाला गया। जिस तरीके से हमने पनामा कनाल को यहाँ पे डेवलप किया और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न तट से निकलते हुए हम लोग सीधे अटलांटिक ओशन से यहाँ आ जाते हैं, इस पूरी दूरी को हमें क्रॉस करना पड़ गया कि अब हमें ये दूरी पूरी कट कर दी, अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सेम उसी तरीके से स्वेज नहर के बन जाने से भारत के इन क्षेत्रों से कोई भी व्यापार अगर होता है इन क्षेत्रों से, तो सीधे हम लोग कहां जाते हैं, अरेबियन सी से होते हुए यहां पे आते हैं, और इस गल्फ ऑफ स्वेज, यानी जो स्वेज की खाड़ी है या जो कि स्वेज की नहर है, यहां से होते हुए हम मेडिटेरियन सी में आते हैं। और मेडिटेरियन सी के पास हम यहां से, क्योंकि मेडिटेरियन सी से इस पूरे यूरोप को हम कवर कर लेते हैं यहाँ के लोकेशन में। तो सोचो ये जो पूरी दूरी थी, ये हमारी पूरी दूरी अब कट हो गई, यानी हमने इसको क्रॉस करना छोड़ दिया। तो काफी बेनिफिट हमें मिला इस तरीके से। तो आप ये समझ पाओगे इसकी उपयोगिता कि भारत से जो व्यापार कर रहा है, क्योंकि जल से व्यापार होता है, जो भी जल मार्ग से, वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, किफायती दर पे पड़ता है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपने काफी कुछ रिवीजन किया, कहां से हम लोग चल रहे हैं याद अगर होगा एक रिवीजन के तौर पे, कि मोरक्को से हम लोग निकले थे जिसकी राजधानी राबात थी, फिर अल्जीरिया हमने देखा, अल्जीयर्स उसकी राजधानी, ट्यूनीशिया को देखा, ट्यूनिस राजधानी, लीबिया को देखा, लीबिया की राजधानी मैंने आपको त्रिपोली बताई थी, इजिप्ट की राजधानी आपको पता है कि कायरो है। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी कायरो। यहां तक की पूरी लोकेशन को हमने कवर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अफ्रीका को हम 3 रूट से कवर कर सकते हैं, जहां पे एटलस माउंटेन के बारे में बताया, माउंट टॉपिकल के बारे में बताया, फिर यहाँ पे खनिज तेल के बारे में बताया। खनिज तेल के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे देखा अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी देख लिया, जो कि चावल और वस्त्र के निर्यात के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप को देखा, जहां पे आपने देखा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यहीं पे आपने अकाबा की खाड़ी देखी, स्वेज की खाड़ी देख ली, इसमें स्वेज की खाड़ी में स्वेज नहर को देखा, जिसमें पोर्ट सईद को देखा, पोर्ट स्वेज को देखा। फिर इसमें आपने देखा रेड सी और मेडिटेरियन सी कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले पार्ट में, यानी अफ्रीका का जो सींग होता है कुछ इस तरीके से निकला होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कह सकते हो। यहां पर आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा, जिबूती। क्या देखने को मिलेगा, जिबूती। अगर आप इजिप्ट से नीचे उतरोगे तो आपको सूडान देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी इस बार पूछी गई थी, खार्तूम इसकी राजधानी होती है। ठीक है, जहां पे व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलती हैं और फिर एक नील नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। यानी नील नदी का ओरिजिन नील नदी के नाम से नहीं होता है, इसका ओरिजिन होता है आपके व्हाइट नील और ब्लू नील के माध्यम से। आप यहां पर देख पाओगे अपने मैप में कि ये रहा ब्लू नील और ये रहा व्हाइट नील, और ये दोनों ही यहां पे मिलती हैं आपस में खार्तूम के पास, और खार्तूम के पास मिलने के बाद ये आपस में आगे बढ़ जाती हैं और नील नदी के रूप में गिरती हैं, फिर नील नदी के डेल्टा बनाते हुए। तो यहाँ पे आप इजिप्ट देखोगे, इजिप्ट के नीचे अगर आप देखोगे तो इरिट्रिया देखने को मिलेगा, इरिट्रिया के बाद जिबूती देखने को मिलेगा, और जिबूती के बाद यहीं पर आपको इथोपिया देखने को मिलेगा, और इधर आपको सोमालिया देखने को मिलेगा। तो ये 4 प्रमुख देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देना, आपने सुना होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी क्योंकि यहां पे क्या होता है, सबसे अधिक समुद्री डकैती होती है। जो भी यहां से हमारा जलयान के माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से जो हमारा सामान आता है, कंटेनर आता है, उसको कोशिश की जाती है लूटने की। हालांकि हमारा ही नहीं, विश्व के कई देशों का यहां से व्यापार होता है जो यूरोपीय कंट्री से। तो यूरोपीय कंट्री के जो इस रूट को फॉलो किया था, तो यहाँ पे समुद्री डकैती होती है। जो समुद्र के लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सामान को हमारे लूट लेते हैं, गिरा देते हैं, और प्रॉफिट हो जाता है उनका। तो ऐसी जो डकैती होती है, जिसको हम लोग समुद्री पायरेसी कहते हैं, इसको रोकने के लिए भी यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे लॉज बने हैं। तो इसे ध्यान रखना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आती हैं, इरिट्रिया आती है, जिबूती आती है, सोमालिया आती है और इथोपिया आती है।
अब यहां पर इनकी राजधानी को भी मैं आपको बता दूं तो देखिए, इरिट्रिया की राजधानी होती है अस्मारा, ठीक है। जिबूती की राजधानी आप देखोगे तो जिबूती होती है। इथोपिया की राजधानी की बात करेंगे तो अदिस बाबा, अदिस अबाबा भी कह सकते हो, लेकिन अदिस बाबा ही इसको कॉमनली कह दिया जाता है। और सोमालिया की राजधानी की बात करेंगे तो मोगादिशु इसकी राजधानी है। ध्यान से समझना, राजधानी को भी कनेक्ट करते हुए चलना है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा हो गई, जिबूती की राजधानी जिबूती हो गई, इथोपिया की राजधानी अदिस बाबा हो गई और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो गई। इससे पहले आपने 4 राजधानी और पढ़ी। मोरक्को की राजधानी राबात, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, इजिप्ट की और लीबिया की राजधानी त्रिपोली और इजिप्ट की राजधानी कायरो। तो ये 4 राजधानियां आपने देशों की पढ़ी। फिर इधर आपने इरिट्रिया पढ़ ली। अच्छा, सूडान की मैंने बताई आपको, खार्तूम बता दी थी। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। यहां पे आप देखोगे कि जिबूती में ही एक छोटी सी झील पाई जाती है जिसको असल झील कहा जाता है, जो कि अफ्रीका का सबसे निचला स्थान, यानी कि सबसे गहरा स्थान कह सकते हो, सबसे नीचा स्थान। आप यहां पे देखोगे जिबूती के पास आपको लेक असल देखने को मिलेगी। देखो मैंने हाईलाइट किया, हालांकि आपको देखने में तो मिलेगा कि ये तो इथोपिया में लिखा गया है, तो मैप में लिखा गया है, लेकिन वो असल में इथोपिया में नहीं होती, वो होती है आपके जिबूती में। आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। नीचा मतलब गहरा स्थान कह सकते हो आप इसको, जिस तरीके से आपने डेथ वैली को देखा था नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत। तो लेक असल की मैं अगर बात करूं तो लेक असल मुख्य रूप से जिबूती के अंतर्गत आती है। अब यहीं पर आपको बाबल मंदेब की जलसंधि देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ अदन को देखने को मिलेगी, जो अदन की खाड़ी होती है, जो कि अरब प्रायद्वीप से संबंधित है। यहां पर अगर आप देखोगे गौर से तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब लिखा होगा आपके मैप में, इस तरीके से आप देख सकते हो, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब, यानी ये क्या होगी, बाबल मंदेब की जलसंधि हो गई, जो मुख्य रूप से क्या करेगी, स्थल खंडों को अलग करेगी, लेकिन वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी। मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे ताकि और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जो बाबल मंदेब देखने को मिल रही है, ये किसको किसको कनेक्ट करेगी, पहले तो ये मुझे बता दो। अगर आप देखोगे कि गल्फ ऑफ अदन को, यानी कि गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी को रेड सी से कनेक्ट कर रही है, या दूसरी भाषा में कह सकता हूं मैं, यहाँ पे अरब सागर भी तो आपको देखने को मिलता है ना, इधर ही तो भारत है, तो अरब सागर को क्या करेगी, रेड सी से जोड़ देगी। लेकिन अलग किसे कर रही है, इंपॉर्टेंट ये है, जिबूती और सोमालिया को एशिया के यमन वाले पार्ट से अलग कर रही है। किससे अलग कर रही है, एशिया के यमन वाले पार्ट से। अगर आप गौर करोगे तो आप गौर फरमाओगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका यमन का पार्ट आता है, ठीक है। किसका पार्ट आता है, ये यमन का पार्ट आता है, जो कि सऊदी अरब के नीचे होता है। ये किससे अलग हो रहा है, इधर यमन हो गया और इधर आपको जिबूती देखने को मिल गया, सोमालिया देखने को मिल गया, या फिर आप इरिट्रिया भी कह सकते हो, इसको अलग कर देता है। किसको किसको अलग किया यहाँ पे, तो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब ने मुख्य रूप से यमन वाले पार्ट को अलग कर दिया, किससे, इरिट्रिया से, जिबूती से, सोमालिया से, इन तीनों से ही अलग कर दिया। और किस वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ दिया, गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ दिया, या मैं गल्फ ऑफ अदन ना कह के अरब सागर भी अगर कह देता हूं तो अरब सागर को भी मैं कहूंगा कि हाँ ये रेड सी से जोड़ देता है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर मैं अरब सागर भी ना कहूं, एक और शब्द यूज कर लूं, हिंद महासागर, असल में है तो ये सभी हिंद महासागर की पार्ट, तो आप देखोगे कि कितनी इंपॉर्टेंट जो है कि जलसंधि बनती है। बाबल मंदेब जो जलसंधि है, ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ देती है दोस्तों, हिंद महासागर कह दूं, अरब सागर कह दूं, या फिर गल्फ ऑफ अदन कह दूं, ये सभी चीजें आखिर में जोड़ेंगे तो इसी को, तो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। और इस जलसंधि के समीप सोमालिया में बरबरा बंदरगाह स्थित है, जो अदन की खाड़ी सकोत्रा में अवस्थित है। ध्यान से समझ लो, जरा फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एक बरबरा बंदरगाह, मतलब इस जलसंधि के समीप सोमालिया में एक बरबरा बंदरगाह भी अवस्थित है। तो भाई बाबल मंदेब के पास एक बरबरा लोकेशन दिख रही होगी आपको, ये रहा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये सोमालिया का एक बंदरगाह है। क्या है ये, सोमालिया का एक बंदरगाह है। और जबकि यहीं पे अदन की खाड़ी में एक सकोत्रा आइलैंड होगा, जिसपे यमन का जो है कि कंट्रोल है, किसका, यमन का कंट्रोल है, और अदन की खाड़ी ये रही। तो गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी में ही सकोत्रा आइलैंड देखने को मिलता है। काफी चर्चा में रहता है क्योंकि इस पे कई बार कब्जा करने का प्रयास अरब देशों के द्वारा किया था, नहीं कि सऊदी अरब वगैरह के द्वारा, क्योंकि इन्हें लगता है कि यमन जो है कि बहुत छोटा सा देश है, कमजोर देश है, और इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए चर्चा में रहता है। हालांकि इस पे वर्तमान में यमन का ही कंट्रोल देखने को मिलता है। तो ये सकोत्रा आइलैंड की आपने लोकेशन देख ली। तो यहां से आपने देखा बरबरा जल बंदरगाह देख लिया, सकोत्रा आइलैंड देख लिया, लाल सागर किस तरीके से हिंद महासागर से जुड़ रहा है, तो जो बाबल मंदेब जलसंधि है इससे जुड़ रहा है।
ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे कि जो सोमालिया की राजधानी है वो क्या है, मोगादिशु राजधानी है। क्या है, मोगादिशु। ये हिंद महासागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन यहीं पे, हालांकि पूरा का पूरा एरिया ही इंडियन ओशन होता है, और इसमें ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और ये कहीं ना कहीं सोमालिया की राजधानी भी होती है। फिर इसके बाद अगर आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको केन्या देखने को मिलेगा। केन्या, केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों, नैरोबी है, जहां पे यूनेप की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, यूनेप की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, 1972 में स्थापना हुई थी, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है, नैरोबी में। तो नैरोबी को अगर आप जरा ढूंढ पाओ तो बताना मुझे। बिल्कुल बहुत आराम से ढूंढोगे, क्योंकि बीचों बीच लिखी हुई है, नैरोबी इसकी राजधानी होती है। केन्या की राजधानी नैरोबी, जो कि तट से बहुत ही दूर है, अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन भी माना जाता है। क्या होता है ये, हिल स्टेशन, जैसे यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते होंगे घूमने वगैरह, हिल स्टेशन है, जो चाय के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ में ये किसके व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया, चाय के व्यापार का। कैसे छोटा छोटा पॉइंट लिखना है आपको, जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं, तो ये लोकेशन के लिए आप मेरे नोट्स को देख सकते हो। मैंने उसमें एटलस के मैप भी लगाए हैं, और उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरीके से मैं छोटा छोटा करके लिखता था। तो यहां तक आपने देख लिया कि जो चाय के व्यापार के लिए भी फेमस है। क्या है दोस्तों, चाय के व्यापार के लिए भी ये फेमस है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और अगर हम आगे देखते हैं कि मोम्बासा, मोम्बासा क्या हो जाएगा, मोम्बासा केन्या का एक बंदरगाह शहर है। मोम्बासा याद रख लेना, क्योंकि पहले भी आपने ये शब्द सुने होंगे, मोकेम्बो खुश हुआ, मोम्बासा, ऐसे शब्द सुने होंगे। तो ये भी एक केन्या का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। और वहीं अगर आप देखोगे, वहीं अगर आप नीचे और आओगे थोड़ा सा, तो दो आइलैंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, जो तंजानिया के होंगे। पहले आपको तंजानिया की राजधानी पता होनी चाहिए, तो डुडुमा, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। तंजानिया की राजधानी होती है डुडुमा, और अभी मैंने केन्या की राजधानी बताई आपको, नैरोबी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ठीक है, ये सारी राजधानी याद रखनी है। सूडान की राजधानी खार्तुम है। तो जो डुडुमा, तंजानिया, इसके तट के समीप एक आपको पेम्बा आइलैंड देखने को मिलेगा, और एक जांजीबार आइलैंड देखने को मिलेगा। ध्यान देना, जूम कर देता हूं मैं, आप देखोगे तो तीन महत्वपूर्ण वैसे तो आइलैंड देखने को मिलते हैं तंजानिया में, जो कि इसकी राजधानी डोडुमा है। एक पेम्बा आइलैंड देखने को मिलेगा, दूसरा जांजीबार आइलैंड देखने को मिलेगा, और तीसरा माफिया आइलैंड। ये माफिया गुंडों वाला माफिया नहीं है, बस आपको याद रख लेना है कि पेम्बा आइलैंड हो गया, जांजीबार हो गया, और माफिया आइलैंड, ये तीन प्रमुख आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो पेम्बा हो गया, जांजीबार द्वीप हो गया, ये हिंद महासागर में स्थित तंजानिया के एक महत्वपूर्ण जो कि द्वीप है। और ये दोनों का मतलब कौन सा, ये पेम्बा और जंजीबार, इसको आप लिख सकते हो कि इसको क्लोव यानी कि लौंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लौंग की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक है, विश्व के स्तर पे क्लोव की खेती होती है, और इसीलिए हम इन दोनों को ही एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्लोव आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। किन दोनों को, इन्हीं दोनों को, पेम्बा आइलैंड और जांजीबार आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे लौंग की खेती सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको लौंग द्वीप भी कह दिया जाता है। ध्यान देना, एक मैंने आपको लॉन्ग आइलैंड बताया था दोस्तों, याद होगा लॉन्ग आइलैंड कहाँ बताया था, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे बताया था, जो हडसन रिवर थी, पोटोमैक रिवर थी, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क वाला जो पूर्वी तट पे था अटलांटिक ओशन में, आपने ये लोकेशन देखी हो कि वहां पे एक लॉन्ग आइलैंड बताया था, लेकिन वो लॉन्ग मतलब लंबा वाला था, LONG। यहाँ पे ये लॉन्ग वो है जो आप चाय वगैरह में डालते हो, मसाले में यूज करते हो, लौंग, इलायची, काली मिर्च, वो वाला। तो यहाँ पे लौंग की खेती होती है, लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, और इसीलिए इसको क्लोव आइलैंड भी हम लोग कह देते हैं, लॉन्ग आइलैंड भी आप इसे कह सकते हो। तो आज की क्लास हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया, और कल हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब जो है कि इसे मैं अभी उठ के ही क्लास बना रहा हूं, फिर मुझे ऑफिस भी निकलना है, तो लेट हो जाएगा मुझे स्कूल के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने मोरक्को से शुरुआत की थी, जिसमें अल्जीरिया को देखा, ट्यूनिस की विशेषता देखी, लीबिया को देख लिया, मिस्र को देख लिया, जिसमें कायरो वगैरह ये सब देखा, फिर सूडान को देखा, फिर यहाँ पे जिबूती देखा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा, मोगादिशु देखा, केन्या देखा, और पेम्बा और जांजीबार देखा। तो इतनी लोकेशन को आज हम लोगों ने कवर कर लिया, और मैं कहूंगा कि कल की क्लास से पहले आप लोग इतनी सारी चीजों को रिवाइज कर लेना। अगर आपने नॉर्थ और साउथ अमेरिका को नहीं देखा है तो उसको भी रिवाइज कर लेना, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।